नमस्ते। आपका हिंदी प्रज्ञा ऑनलाइन चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन वर्ण विचार के अंतर्गत। ये क्लास हमने पढ़ ली थी, लेकिन उसमें क्वालिटी काफी कम थी, दिख कम रहा था, इसलिए मैं दोबारा बना रही हूँ क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आए कि हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो हम इस क्लास को दोबारा पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले व्यंजन, अब प्रयत्न के आधार पर भेद पढ़ने थे हमें। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी, अंतस्थे, अर्धस्वर, प्रकंपित या लुंठित, पार्श्विक, ऊष्म और उच्छित या ताड़नजात इसको कह सकते हैं। इस प्रकार से प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का या जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतः स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतः स्पर्श करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये कैसे मैं तक 25 है। मुखांग का अर्थ मैंने आपको बता दिया था कि मुखांग क्या होते हैं, अर्थात मुख्य अंग। जब हम अपने मुख की आकृति बनाते हैं तो कुछ उल्टे यू के समान होती है। सॉरी, ये तो कुछ वैसे ही होंगे, उल्टे यू के समान। और इसमें पहले यहाँ पर कंठ होता है, यहाँ तालु होता है, तालु। फिर यहाँ मूर्धा होती है, मूर्धा। फिर दंत, और यहाँ होते हैं ओष्ठ, और यहाँ होती है जीवा। जीवा की स्थिति इस तरह से। तो मुंह के अंगों की स्थिति कुछ इस प्रकार से होती है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, और जीवा इस तरह से होती है। जब किसी भी व्यंजन का हम उच्चारण करते हैं तो जीवा किसी न किसी इस मुख के अंगों से लगती है, और उनके आधार पर ही क्या है कि इसका वर्गीकरण किया गया है। तो स्पर्श व्यंजन 25 माने गए। कैसे मैं तक जो वर्गीय व्यंजन है, सीधे लिख देती हूं मैं, जैसे कैसे मैं तक वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या कितनी है? 25 है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि स्पर्श व्यंजन संख्या में कितने होते हैं या कौन कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कैसे मैं तक मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम जल्दी से लिख भी सकते हैं। जैसे कै वर्ग के अंतर्गत कै, ख, ग, घ, र, फिर च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, न, त, थ, द, न, प, फ, ब, और मैं। ये 25 व्यंजन है। ये 25 व्यंजन किस में आएंगे? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुखांग पूर्णतः स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और ये कैसे मैं तक यानी कि 5 वर्गों के 25 व्यंजन हो गए, तो इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या आ सकती है, इनकी संख्या कितनी होती है? 25 है। अब दूसरा देखते हैं स्पर्श संघर्षी। चलो यही देख लेते हैं दूसरा, स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी च और छ, ज और झ 4 व्यंजन है। च, छ, ज, झ। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय तालु से स्पर्श होता है, जीवा तालु से स्पर्श करती है, और फिर कंठ अवरुद्ध हो जाता है तो हवा बहुत कम निकलती है। यानी कि हवा निकलते समय उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसका नाम है स्पर्श संघर्षी। स्पर्श भी करते हैं या स्पर्श भी होता है, और संघर्ष, हवा को बाहर निकलने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। तो स्पर्श संघर्षी 4 व्यंजन है। इनका
इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय जीवा, इनका उच्चारण करते समय जीवा तालु को स्पर्श करती है, तालु को स्पर्श करती है, तालु को स्पर्श करती है, जिससे कंठ अवरुद्ध हो जाता है, जिससे कंठ अवरुद्ध हो जाता है, हो जाता है। तो बाहर निकलने वाली हवा को, तो बाहर निकलने वाली हवा को, निकलने वाली हवा को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, बाहर निकलने वाली हवा को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, करना पड़ता है। तो इस तरह से दूसरा, इसलिए इनका नाम स्पर्श संघर्षी है, यानी कि तालु से स्पर्श हो रहा है और हवा को संघर्ष का सामना करना पड़ता है, अतः ये स्पर्श संघर्षी है। इनकी संख्या पूछे तो 4 आई, च, छ, ज और जय, तो इनकी संख्या है 4। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है और स्पर्श संघर्षी की संख्या कितनी है? 4। मैं इनकी परिभाषा इसलिए लिखवा दी ताकि आपको अच्छे से याद हो, हमेशा के लिए याद रहे कि इनका नाम स्पर्श संघर्षी पड़ा तो क्यों पड़ा, स्पर्श व्यंजन कैसे है। अगला तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा है? अंतस्थ। अंतस्थ, इसका शाब्दिक अर्थ है अंदर स्थित। शाब्दिक अर्थ इसका क्या होगा? अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ अंदर स्थित। किसके अंदर स्थित? अंदर स्थित। अब किसके अंदर स्थित कहें? यानी कि स्वर और व्यंजन के बीच की इनकी स्थिति है। अंतस्थ की किनकी स्थिति है? स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है। और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। य, र, ल और व। इनका उच्चारण करते हैं जब इनका उच्चारण करते हैं तो आंशिक स्पर्श होता है, तो आंशिक स्पर्श होता है, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन का शाब्दिक अर्थ हो गया अंतस्थित। य, र, ल, व, इनकी संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 हो गई इनकी संख्या भी। जब इनका उच्चारण करते हैं तो आंशिक स्पर्श होता है, थोड़ा सा स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये यानी कि स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं, इसलिए इन्हें इन दोनों के अंदर स्थित माना गया है। य, र, ल, व इनकी स्थिति, क्योंकि आंशिक स्पर्श होता है। स्वरों में बिल्कुल स्पर्श नहीं होता, व्यंजन में पूर्णतः स्पर्श होता है, इसमें आंशिक स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला चौथा है अपना अर्धस्वर। अर्धस्वर, अर्धस्वर इनकी संख्या 2 है अर्धस्वर की, य और व, य और व। इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय न के बराबर स्पर्श होता है, न के बराबर, न के बराबर स्पर्श होता है, अतः न के बराबर स्पर्श होता है, अतः इन्हें अर्धस्वर कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। क्योंकि स्वर का उच्चारण जब करते हैं तो स्पर्श बिल्कुल नहीं होता और इसमें न के बराबर, आंशिक से भी कम, जरा सा स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। अंतस्थ देखो, इनका शाब्दिक अर्थ हो गया अंदर स्थित। य, र, ल, व का जब उच्चारण करते हैं तो आंशिक स्पर्श होता है, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और ये स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित है,
इन दोनों के बीच में स्थित आता है, इसलिए इनका इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंदर स्थित। अर्ध स्वर य और व का उच्चारण न के बराबर होता है, यानी कि बिल्कुल जरा सा स्पर्श होता है। जब य और व का उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल न के बराबर जरा सा स्पर्श होता है, उच्चारण करके भी देख सकते हैं, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। क्योंकि स्वरों का तो बिल्कुल उच्चारण नहीं होता, स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तो बिल्कुल भी क्या कि मुखांग आपस में लगते नहीं है और इनके उच्चारण में जरा सा स्पर्श होता है। फिर अगला देखते हैं, अगला है प्रकंपित, पांचवा प्रकंपित या लुंठित। लुंठित देखो, प्रकंपित या लुंठित एक वर्ण है र, ये र है, ये है। अब प्रकंपित किस लिए इसका नाम पड़ा? क्योंकि जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीवा में कंपन होता है। जब र का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा में कंपन होता है, इसलिए इसका नाम प्रकंपित पड़ा। और लुंठा, लुंठा प्लस इत शब्द से बना है लुंठित, लुंठा प्लस इत शब्द से बना है लुंठित। अब लुंठा का अर्थ होता है मोड़ पड़ना, मोड़, वलन या बैंड, बैंड पढ़ना, इस तरह से बैंड भी इंग्लिश में कहते हैं। मोड़ पढ़ना है, वलन पढ़ना, यानी कि जब र का उच्चारण करते हैं तब एक तो जीभ में कंपन होता है और दूसरा हमारी जीवा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, इसलिए इसे लुंठित भी कहते हैं। र का उच्चारण करते समय, र का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा में कंपन होता है, जिह्वा में कंपन होता है, इसलिए क्या कहते हैं? प्रकंपित, प्रकंपित, इसलिए प्रकंपित कहते हैं, इसलिए प्रकंपित कहते हैं। तथा जीभ ऊपर की ओर मुड़ जाती है, तथा जीभ ऊपर की ओर मुड़ जाती है, ऊपर की ओर मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? लुंठित भी कहते हैं। मोड़ पड़ना, वलन पड़ना ना, इसलिए इसे लुंठित भी, लुंठित कहते हैं। क्वेश्चन ये आ सकता है कि प्रकंपित कौन सा है या लुंठित वर्ण कौन सा है, इस तरह का। फिर अगला देखते हैं पार्श्विक, छठा भाग है इसका पार्श्विक। प्रयत्न के आधार पर हम पढ़ रहे हैं, तो छठा भाग पार्श्विक। पार्श्विक होता है लय। जब लय का उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो जीभ के ऊपर से नहीं बल्कि साइड से, पार्श्विक का अर्थ बगल या साइड। पार्श्विक का अर्थ क्या आता है? पार्श्विक का अर्थ है साइड या बगल या साइड कह सकते हैं ना, साइड। यानी कि जब लय का उच्चारण करते हैं तो हवा जीभ के दोनों तरफ से बाहर निकलती है। जब लय का उच्चारण करते हैं, जब लय का उच्चारण करते हैं तो जब लय का उच्चारण करते हैं तो हवा जीभ के साइड से निकलती है, जीभ के ऊपर से नहीं, जीभ के साइड से या बगल से, इंग्लिश हिंदी में लिखेंगे बगल से निकलती है या पार्श्व से निकलती है। बगल यानी कि पार्श्व से निकलती है। जब लय का उच्चारण करते हैं तो हवा है वो जीभ के बगल से या पार्श्व से निकलती है, अतः इन्हें पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ये कौन सा हो गया? लय। अब आगे देखते हैं अगला ऊष्म। सातवां भेद है इसका, प्रयत्न के आधार पर भेद पढ़ रहे हैं, इसमें सातवां है ऊष्म। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ऊष्म का अर्थ क्या होता है? गर्म होता है। से और है का जब उच्चारण करते हैं, से और है का उच्चारण करते समय हवा जो है वो उस गर्म हो जाती है, उष्म हो जाती है। से है का उच्चारण करते समय
हवा, मुख की हवा मतलब करते समय मुख की हवा उष्ण हो जाती है। उष्ण यानी कि गर्म हो जाती है। इस अतः इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब अगला है उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात। उत्क्षिप्त का अर्थ क्या होता है? उत और क्षिप्त शब्द से बना है। ये उत प्लस क्षिप्त। उत यानी ऊपर की ओर, क्षिप्त यानी फेंका हुआ। क्षिप्त का क्या अर्थ होता है? फेंका हुआ। इसका मूल अर्थ भी, उत्क्षिप्त का मूल अर्थ पूछे तो उत्क्षिप्त का मूल अर्थ भी फेंका हुआ होता है। तो इस आप देखें, उत्क्षिप्त होते हैं ड और ढ। ड और ढ का उच्चारण करते समय जो हमारी जीवा है वो इस तरह ऊपर उठकर फिर नीचे की ओर अचानक से गिर जाती है। पहले ऊपर उठती है और फिर जैसे कोई वस्तु ऊपर ले जाकर के नीचे डाली हो, इस तरह का होता है जीवा में। तो जब किसी भी वर्ण का यानी कि ड और ढ का उच्चारण करते समय हमारी जीवा ऊपर उठकर फिर नीचे की ओर गिरती है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ड और ढ का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर उठकर नीचे गिर जाती है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं। दूसरा है ताड़नजात। ताड़नजात क्या होता है? ताड़नजात मारना, यानी कि ये देखो जैसे कि ये कोई तार बंधा हुआ है, ये दो खंबे हैं और ये टाइट तार बंधा हुआ है। इसको जब छूते हैं तो इसमें कंपन होता है। इसी तरह से ताड़नजात यानी कि वीणा के तारों को छूकर छोड़े हुए के समान इनका उच्चारण होता है। तो इसलिए इन्हें, क्योंकि ये जो तार होता है इसको छूते हैं तो इसमें कई देर कंपन होता रहता है। इसी प्रकार से जीव में जब इसका ड और ढ का उच्चारण करते हैं तो कई देर तक कंपन होता रहता है। तो इसका मूल अर्थ हो गया, ताड़नजात का अर्थ वीणा के तारों को छूकर छोड़े हुए। वीणा के तारों को छूकर छोड़ना, छोड़े हुए के समान उच्चारण होता है। इसका उच्चारण होता है यानी कि कंपन हो जाता है ना। वीणा के तार को भी जब हाथ लगाते हैं, थोड़ा सा छूते हैं उसे, तो क्या है कि तारों में कंपन हो जाता है। उसी प्रकार से जब ड और ढ का हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ में भी कंपन हो जाता है। तो वीणा के तारों को छूकर छोड़े हुए के समान इनका उच्चारण होता है। अर्थात मूल रूप से ये है कि हमारी जीभ में भी जब इनका उच्चारण करते हैं तो वीणा के तारों के समान जैसे कंपन होता है, उसी प्रकार से हमारी जीभ में भी कंपन होता है। इसलिए इन्हें ताड़नजात भी कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं? इन्हें ताड़नजात कहते हैं। फिर इसके और नाम भी है। ताड़नजात के बाद इन्हें द्विगुण में, चलो आगे लिखते हैं। इसमें एक बार ये ध्यान से देख ले कि उस व्यंजन कौन कौन से हैं? 4 है संख्या में। स और है, 4 है इनकी संख्या। और क्यों होते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो है हमारे मुख की जो हवा है वो गर्म हो जाती है, उष्ण हो जाती है, इसलिए इन्हें उष्ण व्यंजन कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ड ढ 2 है। ये इनकी संख्या पूछे तो 2 है। और इनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा है जो ऊपर उठ करके नीचे गिर जाती है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त कहते हैं। दूसरा नाम इनका ताड़नजात है। ताड़नजात क्यों कहते हैं?
क्योंकि जिस प्रकार से वीणा के तारों को छूकर छोड़ते हैं तो उसमें कंपन होता रहता है, उसी प्रकार से ड और ढ का जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ में भी कंपन होता है, इसलिए इन्हें ताड़न जात भी कहते हैं। इनके दो नाम हो रहे हैं उच्छिष्ट व्यंजन के ही, एक द्विगुण है तो ऊपर लिखते हैं उच्छिष्ट, इसके नाम लिख लेते हैं ताड़न जात, ताड़न जात, द्विगुण और विकसित, ये चार नाम हैं इनके। उच्छिष्ट के ये तीनों नाम और हैं, पूछ भी सकते हैं किस वर्ण द्विगुण कौन सा वर्ण है, कौन सी वर्ण है, और ये कितने हैं, संख्या में दो है, ड और ड, इनकी संख्या टोटल पूछे तो दो है। उच्छिष्ट और ताड़न जात के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब द्विगुण किस लिए कहते हैं, द्विगुण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका अर्थ है द्विगुण अर्थात दो गुण है इसमें, इनके द्विगुण अर्थात दो गुण है। दो गुण क्या है, नुक्ता रहित और नुक्ता सहित, नुक्ता रहित और नुक्ता सहित। दूसरा क्या है, नुक्ता सहित। अब ये देखो नुक्ता रहित कौन से प्रयोग होते हैं, ड और नुक्ता रहित ड और ढ, इस तरह से इनका प्रयोग होता है। अब इनमें भी नुक्ता रहित का प्रयोग शब्द के शुरू में होता है। नुक्ता रहित ड और ढ का प्रयोग कहाँ होता है, शब्द के शुरू में। नुक्ता रहित का प्रयोग कहाँ पर होता है, नुक्ता रहित का प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में होता है, शब्द के प्रारंभ में होता है। और नुक्ता रहित का प्रयोग शब्द के बीच या अंत में होता है, ये इनकी विशेषताएं पूछ सकते हैं, जैसे कि ढक्कन, ढाल, और इसमें नुक्ता सहित में देख सकते जैसे लड़का, सड़क, लड़का और सड़क। तो ये नुक्ता रहित का प्रयोग, नुक्ता सहित का प्रयोग, यानी कि इन उच्छिष्ट या ताड़न जात व्यंजन के दो गुण है, द्विगुण है। द्विगुण व्यंजन कौन से, ये पूछ सकते हैं, ड और ढ। विकसित व्यंजन कौन से हैं, ड और ढ। ताड़न जात या उच्छिष्ट ड और ढ। फिर द्विगुण क्यों है, क्योंकि इसके दो गुण है, एक तो नुक्ता रहित का भी प्रयोग होता है और नुक्ता सहित का भी प्रयोग होता है। नुक्ता रहित का प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है, ये बात विशेष रूप से आपको याद रखनी है कि नुक्ता रहित का प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है, जैसे कि ढक्कन, ढाल, इस तरह के शब्द आते हैं तो ये यहाँ पर नुक्ता नहीं लगता है। और नुक्ता सहित का प्रयोग शब्द के बीच में या शब्द के अंत में होता है, जैसे कि लड़का, सड़क, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। अब इसका विकसित क्यों कहा गया है, इसका एक गुण है विकसित, अगला नाम क्या है इसका, विकसित। विकसित इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ड और ढ का विकास करके बने हैं। ड और ढ हमारी वर्णमाला में पहले इनका प्रयोग होता था, फिर अब इनका प्रयोग भी साथ में होता है, तो ये ड और ढ का विकास करके बने हैं। ये यही लिख देती हूं मैं, ये ड व ढ का विकास करके बने हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, विकसित व्यंजन कहते हैं, विकसित व्यंजन कहते हैं। तो इस तरह से ये ताड़न जात के उच्छिष्ट व्यंजन के इनके यानी कि टोटल 4 नाम है, और चारों का मैंने बता दिया। इनके बताने से क्या है कि आपको याद रहेंगे, कि परिभाषा पूरी याद करने से वो वर्ण याद रह जाता है, हमारे वो शब्द याद रह जाता है कि कौन सा था, तो किसका नाम कौन सा था, ये सारी चीजें याद हो जाती है। तो इसका नाम द्विगुण भी है, विकसित भी है, उच्छिष्ट भी है और ताड़न जात भी है। द्विगुण का अर्थ तो दो गुण है, दो गुण कौन से हैं, नुक्ता रहित के रूप में भी प्रयोग होता है, नुक्ता सहित के रूप में भी प्रयुक्त होता है। नुक्ता रहित का प्रयोग हमेशा शब्द के आरंभ में होता है, नुक्ता सहित का प्रयोग हमेशा शब्द के बीच में या शब्द के अंत में होता है। और विकसित इसलिए इन्हें कहते हैं क्योंकि ये ड और ढ का विकास करके बने हैं, इसलिए इन्हें विकसित व्यंजन कहते हैं। ताड़न जात किसे कहते हैं, क्योंकि ये वीणा के छुए हुए तारों के समान
हमारे जीभ में जैसे तार में कंपन हो जाता है, उसी प्रकार से इनका उच्चारण करते समय हमारी जीभ में कंपन होता है, इसलिए इन्हें ताड़नजात कहते हैं। और उच्छिक्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, यानी कि जीभ जैसे ऊपर उठकर एकदम नीचे गिरती है तो उसे क्या कहते हैं, उच्छिक्त कहते हैं। फेंके हुए के समान इनका उच्चारण होता है, जैसे कि किसी वस्तु को फेंक दिया गया हो, तो इसलिए इन्हें उच्छिक्त कहते हैं। अब ये प्रयत्न के आधार पर भेद हमने 8 देख लिए, ये इसका आखिरी भेद था। इसके अतिरिक्त कुछ 1-2 चीजें और हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, फिर ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। एक इनकी संख्या हम देख सकते हैं कि इनकी संख्या पूछ सकते हैं पेपर में, तो परिभाषाएं तो नहीं आएंगी, इनकी संख्या आएगी। जैसे स्पर्श व्यंजन कितने थे, स्पर्श व्यंजन 25। 1 मिनट ये सभी देख ले, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25, इनकी संख्या 25 है। स्पर्श संघर्षी की संख्या कितनी है, 4 है। अंतस्थे की संख्या 4 है। अर्धस्वर कितने हैं, 2 है। प्रकंपित या लुंठित कितना है, 1। पार्श्विक भी 1 है। उसमें है वो 4 है। और उच्छिक्त या ताड़नजात 2। इनकी संख्या जरूर पूछते हैं कि कौन से, या वो वर्ण पूछ लेते हैं प्रॉपर कि कौन सा वर्ण किसके अंतर्गत आएगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखें। फिर 1-2 जो महत्वपूर्ण बात व्यंजनों के बारे में है वो मैं आपको बता देती हूँ, इसको पढ़ लेते हैं। इसके आज हमारा कंप्लीट होता है ये वर्ण विचार का भाग जो है। तो इस महत्व थे कि आगत व्यंजन, फारसी से आगत व्यंजन, ये कहां से आगत व्यंजन है, फारसी से। फारसी से आगत व्यंजन की संख्या है 5। अगर पूछे कि फारसी से आगत व्यंजन कितने हैं तो 5 है। क, ख, ग, ज, फ, इन सब के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे तो इनका प्रयोग भी हिंदी में होता है। और अगर पूछ ले कि फारसी से आगत स्वर कितना, नहीं सॉरी, फारसी से नहीं, अंग्रेजी से आगत स्वर कितना है तो 1। अंग्रेजी से आगत स्वर 1 कौन सा है, आ। अंग्रेजी से आगत स्वर तो कितना है, 1 है, जो कि आ है, जो आ और ओ के बीच की ध्वनि है। अब क्वेश्चन ये बनता है, इसमें क्वेश्चन आ जाए कि फारसी से आगत व्यंजन की संख्या कितनी है, 5 है। कौन कौन से है, क, ख, ग, ज, फ। अंग्रेजी से आगत स्वर कितना है, 1 है। कौन सा है, आ है। और टोटल आगत वर्णों की संख्या कितनी है, यहां क्वेश्चन ये बनता है कि आगत वर्णों की संख्या, आगत वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 6। आगत वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। आगत व्यंजन ये फारसी से है, ये अंग्रेजी से है। जो आगत स्वर है वो अंग्रेजी से, जो आगत व्यंजन है ये 5 फारसी से है। और आगत वर्णों की संख्या पूछे तो 6। यहाँ पर 3 क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे पास कि आगत व्यंजन कितने हैं, जो फारसी से है वो 5, क, ख, ग, ज, फ। अंग्रेजी से आगत स्वर कौन सा है, 1 है, और जो आ है। और आगत वर्णों की संख्या टोटल हो जाए तो 6। फिर है सामान्य या व्यवहारिक हिंदी में वर्णों की संख्या 44 मानी जाती है। इसमें क्या है, 11 स्वर और 33 व्यंजन। 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। मानक हिंदी में वर्णों की संख्या 52। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है ये पर। सामान्य या व्यवहारिक हिंदी में वर्णों की संख्या 44 और मानक हिंदी में वर्णों की संख्या 52। कौन कौन से हैं, 11 तो स्वर हो गए, 33 व्यंजन हो गए, 4 अंतस्थे, 4 ऊष्म हो गए, 4 संयुक्त स्वर हो गए और 2 उच्छिक्त। इस तरह से ये 52 हो जाते हैं। फिर क, ख, ग जीवा मूल्य व्यंजन है, पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आते हैं जीवा मूल्य व्यंजन कौन से है, जो फारसी से है क, ख, ग। क, ख और ग, इसके नीचे भी नुक्ता है, ग के नीचे भी नुक्ता है, ख के नीचे भी और क के नीचे भी नुक्ता है। जीवा मूल्य व्यंजन कौन से है, क, ख, ग, जो कि फारसी से आए हैं। नीचे अगर नुक्ता होगा तो ही होगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि ये जीवा के मूल भाग से उच्चारित होते हैं, इसलिए इन्हें जीवा मूल्य व्यंजन कहते हैं। फिर आ अंग्रेजी से आगत स्वर है और इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों में ही होता है, हिंदी के शब्दों में नहीं होता है। इसका जैसे कॉलेज, जैसे उदाहरण लिखे ना कॉलेज, तो इस तरह से जो अंग्रेजी के शब्द जो हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं ना, उन्हीं में इनका होता है प्रयोग। बाकी हिंदी के शब्दों में या संस्कृत के शब्दों में इनका प्रयोग नहीं होता है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे, एक बार फिर देख लो, ये ध्यान से समझने की है।
पहली लाइन से ही अपने 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि आगत व्यंजन कौन से हैं। फारसी से आगत व्यंजन, ये सीधा मैंने लिखा फारसी से आगत व्यंजन। फारसी से आगत व्यंजन कितने हैं? 5 है। कौन कौन से है? क, ख, ग, ज, फ। अंग्रेजी से आगत स्वर कौन सा है? 1 है, जो कि आ है। और सभी आगत वर्णों की संख्या, ना स्वर ना व्यंजन, आगत वर्णों की संख्या, इस बात पर ध्यान देना, आगत वर्णों की संख्या कितनी है? 6 है। फिर सामान्य या व्यवहारिक हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। मानक हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन है, 4 अंतस्थ है, 4 उसमें और 2 उपक्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। क, ख, ग, ज मूल्य व्यंजन है, जो जीवा के मूल भाग से उच्चारित होती है। आ अंग्रेजी से आगत स्वर है और इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी के शब्दों में ही होता है, जैसे कि कॉलेज शब्द है, इंग्लिश का शब्द है और इसी में इसका प्रयोग होता है। इस प्रकार से आज हमारा वर्ण विचार जो व्यंजन है वो समाप्त हुआ। कल से हम कोई दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे इसमें। धन्यवाद।